इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले भाग 7, जिसमें हम राजनीति में कैसे जाति का इस्तेमाल होता है और राजनीतिक पार्टी वाले कैसे जाति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं उसके बारे में जानिए। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। अब देखो, जिस तरह सांप्रदायिकता के लोग बोलते हैं, सांप्रदायिक लोग जो होते हैं वो लोग बोलते हैं कि जाति के वजह से ही हमारा समुदाय बना है, हमारा समाज बना है, मतलब सामाजिक समुदाय बना है, सामाजिक समुदाय का गठन हुआ है। तो ये जो मानसिकता जिसके पास रहता है, वैसे ही प्रकार के मानसिकता वाले लोग जब राजनीति में चले जाते हैं तो यही लोग राजनीति में जाति को ढुका देते हैं। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, और ऐसे ही लोग जब जाते हैं तो एक नए तरीके से स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का ये लोग निर्माण कर देते हैं, बना देते हैं, गठन कर लेते हैं, और उनके हित एक जैसे होते हैं। और जो भी संगठन बनता है उसका हित एक होता है, क्योंकि कोई भी संगठन बनता है तो उसका अपना संविधान होता है, रूल्स रेगुलेशन होता है, इसके अनुसार से ही वह पार्टी टिकता है, नहीं तो बिखर जाएगा ना। साथ में दूसरी जातियों के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। जो दूसरे जाति के लोग हैं उनसे कदम 16 का आंकड़ा रहता है इन लोगों का। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होता। जिस तरह हम सांप्रदायिकता में देखे, ये मान्यता हमारे अनुभव में पुष्ट नहीं होता, उसमें मिलता जुलता ही नहीं है। देखो, सांप्रदायिकता से आगे लिख लो, सांप्रदायिक जीवन जियो, उसमें मालूम क्या चलेगा, बाकी सब छोड़ दो। अब सांप्रदायिक जीवन एक तरह से जब जियोगे तो मालूम चलेगा कि जितना इज्जत अपने धर्म की करना है, उससे भी ज्यादा इज्जत दूसरे के धर्म को करना है। जैसे में एक मेहमान आ जाता है घर में तो लोग क्या करते हैं, वही खाना बनता है जो घर में जल्दी रेगुलर खाना नहीं बनता होगा, वो खाना मेहमान के आने से बनता है। जैसे में मेहमान नहीं होता है तो घर में सादा दाल बनता है, मेहमान होता है दाल फ्राई बन जाता है। सब्जी में मसाला उतना नहीं मराता होगा, लेकिन कोई मेहमान आ जाए तो सब्जी में मसाला मरा जाएगा ज्यादा। आलू का भुजिया लोग झूर नहीं बनाते हैं, लेकिन मेहमान के सामने झूर झूर आलू के भुजिया बनाते हैं। ऐसे तो आलू के झूर भुजिया सब कोई खाने लगा है, क्योंकि ये बीमारी का जड़ है। घर में रेगुलर पराठा नहीं बन सकता, लेकिन 4 दिन मेहमान लगातार आ जाए तो पराठा उनको खिलाएगा लोग। पूरी रोज नहीं बन सकता, लेकिन मेहमान अगर आ जाए तो रोज पूरी खिलाने के लिए आटा सना जाएगा और रिफाइन भी आ जाएगा। तो ये है हमारे देश के लोग। भले घर का अंदर पूरा कब्रिस्तान जैसा हो, लेकिन बाहर का चमकता होना चाहिए। बाहर का जितना भी प्लास्टर हो, चमके, सीमेंट पेंट हो, जितना भी हो, सब चमकता रहना चाहिए। ऐसे लोगों को देखा जाता है। आजकल मैंने बहुत ही जमाने में भी देखोगे तो लोगों का मन कितना भी गंदा हो, लेकिन तन हमेशा साफ रहता है। लोगों का मन जितना भी गंदा हो, कोई मतलब नहीं है। कपड़ा जो पहनता है, देखना उस पर किरिच भी है, वो कम नहीं होगा जल्दी। तो ये एग्जाम्पल है, जिसके शरीर पर से किरिच थोड़ा सा भी कम नहीं होता है, समझ जाओ कि वो पहुंचा हुआ फकीर है भैया। और जिसका किरिच हिल जाए तो वो इंसान, सही मायने में इंसान है। कहीं बहुत लोगों को मैंने देखा है। मैं एक बार जिम से आ रहा था अपने, तो पानी लगा हुआ था, बरसात का सीजन था, तो पानी लगने की वजह से रोड खराब हो जाते हैं, तो गड्ढा हो गया था। तो गड्ढा में एक बार एक बूढ़े आदमी थे, करीबन उनका उम्र 50 से 60, 70, 65 के बीच में होगा। तो आए, उनको मालूम नहीं था गड्ढा है, वो गिर गए, और गिर गए, ऊपर से गाड़ी गिर गया और वो पानी में ही बैठ गए। हम उस टाइम जिम से आ रहे थे, गोल्ड स्टार का जूता पहने हुए थे, पूरा फुल पॉइंट पहने हुए थे। एक सेकेंड भी हम नहीं सोचे थे कि मेरा जूता भीग जाएगा, पैंट भीग जाएगा। एक सेकेंड भी नहीं सोचे। साइकिल बीच रोड में लगाए, वहीं पर उतरे, पहले उठाए, उनको निकाले, उसके बाद से वहां पर पूरा हर कोई रुका हुआ था। लेकिन जो निर्दयी लोग होते हैं वो एकदम आराम से देख कर चले जाते हैं, रुकते भी नहीं है वहां पे कि भैया ये सब उठ रहा है, तब तक हम रुक जाएं कि इन लोगों को सहूलियत हो, आसानी हो।
तो भेदभाव करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं जो कहीं रुकना नहीं चाहते हैं, एकदम आराम से चल देते हैं। हाँ, ये एक बात सही होता है कि हाँ, उस बंदे को कोई उठा देगा तो हम नहीं रुकेंगे, लेकिन यार वो जिस रास्ते से जा रहा है उठा कर साइड कर रहा है, वो रास्ता तो खाली करना चाहिए ना। तो वैसे भी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे आजकल के डेट में। भैया डिजिटल जमाना है, ऐसा थोड़े मिलेगा। बच्चा भी अब दूध पीते निकलता है पेट से। पहले तो भाई बाहर निकल कर रोता था, अब तो हंसने भी लगता है। कार्टून में आप देखे ही होंगे। तो हमारा अनुभव बताता है कि देखो यहाँ पे हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है। जाति हमारे जीवन का एक पन्ना है, बस केवल एक पन्ना। लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, और जाति ही हमारा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। जाति के वजह से तुम्हारे घर में खाना नहीं बनता है, जाति की वजह से तुम पैदा नहीं होते हो, जाति की वजह से तुम स्कूल नहीं जाते हो, जाति का पेट भरने के लिए तुम खाना कमाते नहीं हो, जाति से बियाह नहीं करते हो, लड़की से बियाह करते हो, लड़के से बियाह करते हो, जाति से बियाह करते हो। इसलिए जाति को इतना ज्यादा स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए, इतना ज्यादा आजादी नहीं देना चाहिए। उतना ही दो जितना जरूरी है। देखो यार, छोटा सा तो धरती है, एकदम छोटा सा। अब कोई बोलता है कि धर्म परिवर्तन करा दिया। अरे भाई, ये मुमकिन कहाँ है कि तुम्हारा खून बदल दिएगा कोई। तुम्हारे ब्लड है ओ पॉजिटिव चाहे बी पॉजिटिव, किसी की औकात है कि अगर तुम्हारी खून पूरा बदल देवे, बी पॉजिटिव हो तो ओ पॉजिटिव कर दे, ओ पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव कर देवे। इम्पॉसिबल है। मर जाएंगे यार, नहीं बदलेंगे। इसी तरह होता है कि धर्म परिवर्तन कौन है बात का। हमारा धर्म है इंसानियत, इंसानियत को परिवर्तन मतलब जानवर बनाओगे। तो ऐसे सब भेदभाव, ये सब सुना सुनी बातों से बाहर हटो, जाति प्रथा से आगे निकलो, एक इंसानी प्रथा में आओ। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है, क्योंकि राजनीति में लोग तिले तिले लोग घाट घाट के बोलते हैं ना, घाट घाट के पानी पियले है। तो वैसा ही कहानी हो जाता है, राजनीति में लोग घाट घाट के पानी पियले है। तो जौना एरिया में जाएगा लोग वहीं छुलुर छुलुर करेगा लोग। इससे अच्छा है नेताओं के झंझट में ना पड़े, काहे कि वो सब एक थाली का चट्टा पट्टा है सब, और साथे बैठ के बिरयानी खाएगा आप लोग को लड़ा कर, अपना टीवी पर देखेगा फलना जगह पर ये लड़ रहे हैं, इस जिला वो जिला लड़ रहा है, इस जिले में इतने समुदाय के लोग मर गए कट गए, पुलिस भेज देता है लोग, चलो भाई तुम बराबर कर देना, पहले मर जाने दो उसके बाद से तुम समझाना। तो ऐसे नियम सब पुलिस का भी है, क्योंकि उनको भी सुनना पड़ता है किसी का ना किसी का। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है, कोई भी पार्टी, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है। ये लोग जानते हैं कि कौन समुदाय, कौन गांव में, कौन क्षेत्र में कितना ज्यादा उस जाति के लोग हैं, उसी जाति का एक प्रतिनिधि वहां पर खड़ा कराया जाता है, ताकि उनके चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जहां पर मुसलमान ज्यादा है वहां पर मुसलमान खड़ा होगा, जहां पर हिंदू ज्यादा है वहां पर हिंदू खड़े होंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोट मिले कि हम जीते। तो राजनीति दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाती है। जैसे में देख लो, जिस तरह समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं ना, उसी समुदाय के लोगों को ज्यादा महत्व देकर, उचित महत्व देकर, उचित जगह देकर उसको वहां से प्रतिनिधि बनाया जाता है, जिसके वजह से जीता जा सके चुनाव। नहीं तो हारोगे तो भाई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। जातिगत असमानता वोट देने की बात आ जाती है तो मैं एक कहानी बता देता हूँ, रियल कहानी। बिहार से हो तो बिहार की कहानी बताता हूँ। ऐसे मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है वही बता रहा हूँ। तो लोकसभा चुनाव होने वाला था, लोकसभा चुनाव हो गया था, उस दिन काउंटिंग था, गिनती था। तो गिनती में हम लोग आ रहे थे, छपरा पार्क से हम लोग आ रहे थे, तो जहां पर एक नेता है राजद के, तो उनका हेडक्वार्टर पड़ता है, मतलब वहां पर डेरा पड़ता है। तो वहां पर कुछ लोग पियक्कर लोग थे। जब बिहार में दारू बंद है तो पियक्कर लोग थे, वही बुलेट से। और हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि नौवे फेल को कैसे सीएम कोई बना देगा, नौवा फेल सीएम बनेगा, वैसे वगैरह 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 कुछ हम लोग बात करते आ रहे थे। अरे भैया, हारे हो पिए हो इसका मतलब थोड़े हो गए अति पार कर दोगे। तो हम लोग जब से आगे आए तो बुलेट से ओवरटेकिंग करते हुए पहले 2 गाड़ी आया,
दो गाड़ी लगाया, सब दो गाड़ी से 6 लोग उतरा, 6 से 5 लोग था उतरा। हमसे पूछा कि क्या बोल रहा था रे। तो हमको लगा कि सामने पुलिस बात कर रहा था, तो हमको लगा वो सब होगा। लेकिन मेरे साथ जो थे, बिट्टू नाम के लड़के थे, उनको आया मारा से चटाक से ना। हम बोले अरे ये क्या हो रहा है। फिर बाद में देखे कि पीछे से पूरा पलटन आ रही है। अरे चलो 5 लोगों को तो धो सकते थे, अब पलटन को कौन धोएगा। तो यहाँ पर देखो यार, एक तरह से गलत अपवाद उठा देने की वजह से राजनीति में रहने वाले लोग, वो किसके दम पे मारा, अपने नेता के दम पे मारा। नेता के औकात, नेता का बिहेवियर, नेता के विचार वैसा है तब ना मारा। नेता अगर ठीक रहता तो कोई तुमको छूता, कोई हम लोगों को छूता, वहां पे आके पूछता? नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि हमेशा आप चुनो तो पढ़े लिखे लोगों को चुनो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, केवल नॉलेज। जो ज्ञानी होते हैं, जिसका फैट हो, जो तोंदिला हो, वो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता है। डॉक्टर जो मोटा हो, वो डॉक्टर कहने के लायक नहीं होता है। क्योंकि जो डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, वो डॉक्टर कहने के लायक नहीं होता है। तो चलिए आगे आप देखते हैं जातिगत असमानता। जाति के तौर पर क्या असमानता यहाँ पे है। आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है। आर्थिक तौर पे जाति को भी डिनोट यहाँ पे देखा जाता है। क्योंकि अब जाति से देखो, राजपूत, ब्राह्मण, भुंजार, सबसे बेसी कमाने वाले लोग इसी में हैं। उसके नीचे आते हैं यादव, कुशवाहा और बनिया, और उसके बाद से आ जाएंगे जो व्यापार लोग करते हैं वो लोग। और जो सबसे कम कमाता है उसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, ये लोग आते हैं अल्पसंख्यक कम कमाने वालों में से। आप जनरल में ले लो पठान, मौलवी, ये लोग भी, इन लोगों का भी आमदनी अच्छा होता है। तो देखो जाति की वजह से भी गरीबी, अमीरी, आर्थिक समानता, आर्थिक स्थिति सामने आ जाती है ना। ये जाति का होगा लोग तो उतना अमीर नहीं होगा। और थोड़े से ज्यादा लोग पैसा कमा लेता है तो हवा में नहीं, वो लोग बादल के ऊपर उड़ना चालू कर देता है। आगे देखते हैं। क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निरर्थक हो जाती है, वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, हर साधन उनको नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए पहले अछूत कही जाने वाली, पहले जो भी जाति को अछूत कहा जाता था, तो अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था। जो अछूत थे उनको जमीन तक रखने का अधिकार नहीं था। जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। केवल बड़े जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। मैं बहुत सारा ग्रंथ पढ़ा हूँ, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण ये बोलते हैं तू कौन जाति का है, तो तुम मलाह जाति का है, तो हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, कहेंगे तुम लोगों को पढ़ने के लिए पैदा नहीं, तुम लोगों को काम करने के लिए पैदा लिए हो। तो ऐसे आप बहुत पुराण में देखोगे, वैदिक पुराण में भी देखोगे, महापुराण में भी देखोगे, विष्णु पुराण में भी वैसा मिल जाएगा। अब महाभारत में देखोगे तो मिलेगा, रामायण में देखोगे तो मिलेगा, हर क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अगर जाति पर, और यहाँ पर आप कुरान में चले जाओ तो कुरान में भी ये सब मिल जाता है। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताओं तो गैर कानूनी हो गई है। आज जो भी ये सब असमानता है, औपचारिक तौर पे चाहे प्रकट असमानता हो, ये सब गैर कानूनी। संविधान बोलता है सब बराबर है, ज्यादा कुछ नहीं। आपको याद होगा दशरथ माझी का जब फिल्म देखे होगे, तो दशरथ माझी नहीं देखे हो तो देखो, जब वो आकर बोलता है बिट्टू भैया अरे हम हुए दशरथवा हैं, तो उनको किस तरह धोता है सब, वहां पे बढ़िया से कुटता है सब कि नहीं। तो वैसा स्थिति था, तभी कुटाई हो रहा था। पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा है, सदियों से ये व्यवस्था चली आ रही है कि कुछ समूहों को लाभ मिलता है, कुछ समूहों को घाटा मिलता है, और यही स्थिति बना हुआ है। तो उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है, और सब अभी भी महसूस होता है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरी है, नए तरीके से लोगों का विचार भी पनपा है। एक है हमारा दोस्त ST/SC में आता है, मतलब आम हिंदी में बोले तो चमार। तो जितना बुद्धि होता है ना, उस बुद्धि से थोड़ा आउट ऑफ लेवल होता है वो।
वो भी चाहता है कि हम बाहर से दिखाएंगे, भले अंदर से कब्रिस्तान हो, कोई बात नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं हमेशा, भाई अपने खुशी के लिए काम करना, समाज क्या बोलता है उसके लिए मत करना। लेकिन हम केवल समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है, इसलिए मुंह पर उंगली रख लेते हैं, बस तो जो बोलना है बोल, हम सुन लेते हैं। निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफी बदलाव आया है। आज ऊंची या नीची ऊंची और नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं, बहुत अमीर भी बहुत गरीब भी। जैसे मैं देख लो, धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी, और गरीब का बात कर लूं तो अपने गांव में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब असमानताएं हैं यहाँ पे। 20 या 30 वर्ष पहले, 20 या 30 साल पहले तक ऐसा नहीं था। ज्यादा अमीर लोग भी नहीं थे, ज्यादा गरीब लोग भी नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ पहले 20-25 साल पहले क्या, 1000 साल पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी बिल्कुल ही बूढ़े मिलेगा, और जो अमीर भी है वो सबसे बूढ़ा मिलेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर पहुंचते पहुंचते ही सारी उम्र खत्म हो जाती है। पर जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज भी देखोगे तो जाति जो है आर्थिक हैसियत में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज भी आप देख लो तो बहुत सारे राजपूत बहुत ज्यादा अमीर मिलेंगे, ब्राह्मण अमीर मिलेगा, पठान अमीर मिलेगा, पठान के बाद ले लूं तो मौलवी अमीर मिलेगा, बुंझार अमीर मिलेगा, तेली नहीं, बनिया अमीर मिल सकता है, क्योंकि सब बिजनेस करते हैं। और मध्य वर्गीय में कौन आता है, ओबीसी, एसटी, एससी, ये लोग ओबीसी में आते हैं। जैसे मैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, ये लोग आ जाते हैं जिनके पास पैसा कम होता है। पिछड़ा और अति पिछड़ा में जो लोग होते हैं वो तो ठीक ठाक कमा भी लेते हैं, अनुसूचित जाति भी थोड़ा ठीक ठाक कमाते हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति और जो दलित लोग होते हैं, ऐसे अनुसूचित जाति को ही दलित बोलते हैं, लेकिन दलित एक अलग ले चलो इसमें, तो सबसे कम कमाने वाले लोग हो जाते हैं दलित और अनुसूचित जनजाति। आज भी इस नाम से ही मालूम चल जाता है कि ये कम कमाता है लोग। आज भी आप सरकारी फॉर्म भरोगे, चाहे कोई भी फॉर्म भरोगे, सरकारी सेवा हो चाहे कोई भी सेवा हो, अमीरों जो बड़े जात के लोग हैं उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, और जो छोटे जात के लोग हैं उनको कम पैसा देना पड़ता है। बिजली का कनेक्शन लेने में 2100 रुपया 2200 रुपया लगता है। आप देख लोगे गांव में बीपीएल कार्ड पर जो बिजली मिलता है उसका खर्चा मात्र 200 रुपया होता है, 200 रुपया से लेकर 600 रुपया तक, बस उससे ज्यादा नहीं लगता है। आगे चलते हैं। औसत आर्थिक हैसियत, औसत मतलब एक तरह से देखा जाए बराबरी के तरीके पर, तब औसत मतलब एक लिमिट से, जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाबों से मापा जाता है कि मासिक खर्च कितना हो सकता है, अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है। यानी ऊंची जातियों के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियां बीच की स्थिति में है। पिछड़ी जाति जो भी है वो बीच की है। पिछड़ी जाति का भी मैं एक डिटेल्स बनाने वाला हूं, जो मौखिक रूप में मेरे लाइव वीडियो के साथ आएगा, तो आप देखना तो समझ में आएगा। मैं ये नहीं कि लिख लाख के बताने वाला हूं, मैं मुंह से बताऊंगा, मैं ग्राफ बनाकर बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि ग्राफ एक तरह से उतना पक्का नहीं होता है जितना आदमी लिख के बता देता है। आगे देखते हैं। हर जाति में गरीब लोग हैं, ये माना जा सकता है कि हर जाति में गरीब लोग हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी हो, चाहे ईबीसी हो, हर चीज में हर जाति में आपको गरीब लोग मिल जाएंगे। पठान में भी गरीब मिलेंगे, मौलवी में भी गरीब मिलेंगे, राजपूत, भुंजार, तेली, बनियान, सब में गरीब लोग मिलेंगे। पर भारी दरिद्रता में, सरकारी गरीब रेखा से नीचे भारी गरीबी में कौन मिलेगा? जीवन बसर करने वालों में ज्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जातियों का है। भारी गरीबी में वही मिलेगा जो सबसे निचली श्रेणी में आता है। बताते हैं ना, नीचे चार्ट दिखाते हैं। ऊंची जातियों में
गरीब का प्रतिशत, ऊंची जातियों में गरीब का प्रतिशत सबसे कम होता है। इस मामले में भी पिछड़े जातियों के लोग बीच की स्थिति में है। पिछड़े जाति के लोग होते हैं थोड़ा बीच में है, क्योंकि पिछड़ा वाला बीच में आता है जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, और जो उससे नीचे आता है उसको थर्ड क्लास बोलते हैं, लोअर थर्ड क्लास, और जो सबसे नीचे आता है उसको लोअर क्लास बोलते हैं। तो लोअर क्लास मेंटेलिटी, थर्ड क्लास मेंटेलिटी, मिडिल क्लास मेंटेलिटी। अब जो लोग अमीर हो जाते हैं वो अपने आप को सुपर मेंटेलिटी समझते हैं, लगता है कि वो प्लेन से नहीं अपने बोली से ही चांद पर चले जाएंगे। उसके नीचे देखिए, आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, सभी जाति में भी अमीर लोग भी हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज्यादा है। छोटे जातियों में अमीर लोग हैं लेकिन उतना नहीं है जितना बड़े जातियों में लोग हैं। निचली जातियों का बहुत कम है। निचली जाति में देखें तो अमीर लोग बहुत कम है। ये देखो एक रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों का प्रतिशत अनुपात 1999 से लेकर 2000, मतलब एक साल का बीच का बात है। जाति समुदाय यहाँ पर दिया कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे कितना ये लोग है, लोग ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे। तो यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र। तो जाति समुदाय अनुसूचित जनजाति 45.8% ग्रामीण में ये लोग गरीब है, 56.6% ये लोग गरीब है। कहाँ पे? शहर में। अनुसूचित जाति का भी वही हाल है, अन्य पिछड़ी जाति का भी वही हाल है, मुसलमान अगड़ी जातियों का वही हाल है। मुसलमान में अगड़ी जाति लगता है, हिंदू अगड़ी जाति में भी वही हाल है, हिंदू में भी अगड़ी जाति होते हैं। सबसे नीचे का श्रेणी जो आ जाता है, ईसाई अगड़ी जाति होती है। ऊंची जाति के सिख, अन्य अकड़ी जातियां और सभी समूह। देखो इन लोगों का शहरों में ग्राफ, गांव में तो ग्राफ और नीचे है, शहर में तो कुछ ठीक भी है, लेकिन गांव में यहाँ पर गरीब कम है लेकिन शहर में उससे भी कम है। अनुसूचित में देख लो, गांव में तो ठीक ठाक है, शहर में थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा इन लोगों का कमाई अच्छा हो जाता है। और जो अन्य पिछड़ी जाति है शहर में उन लोगों के लिए ठीक है, मुसलमानों के लिए भी ठीक है, और हिंदू अगड़ी जाति जो होती है जो झुकी झोपड़ी में रहती है उन लोगों के लिए गड़बड़ है भैया। गांव भी गड़बड़, शहर में भी गड़बड़। और बाकी सबका बात ये नोट से आप समझ सकते हैं कैसा यहाँ पर चल रहा है, कैसे जीवन बसर ये लोग कर रहे हैं, कमाई इन लोगों का कैसा है। अब बताओ 2700 रुपया में आप महीना निकाल लोगे? नहीं निकलेगा भैया। 2700 रुपये में आप एक टाइम का खाना खा सकते हो, 2 टाइम का नहीं खा सकते हो। नोट, यहाँ अगड़ी जाति का मतलब उन सभी लोगों से है, अगड़ी जाति का मतलब भी है उन सभी लोगों से है जो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जातियों के अंतर्गत नहीं आते। मतलब समझो, अगड़ी जाति में वो लोग आते हैं जो अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जातियों के से नहीं आते, मतलब उसके अंतर्गत से नहीं आते। गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत व्यक्ति प्रतिमाह एक महीना में जो 327 रुपया कमाता है गांव में, शहर में जो 455 रुपया कमाता है। आज का रेशियो मैं बता दूं 23 का। जो गांव में 2700 रुपया कमाता हो, 3000 रुपया कमाता हो, और शहर में जो 6000 रुपया कमाता हो, ये लोग अगड़ी जाति में आते हैं। कहाँ आते हैं? अगड़ी जाति में आते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 55वां दौर 1999 से 2000। तो ये रिपोर्ट हमें बताता है कि भैया जान लो हमारी हैसियत कितनी है। चलो ये टॉपिक देखते हैं। राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। यहाँ पर राजनीतिक पार्टी जो होती है अपने उम्मीदवार और समर्थक हासिल करने के लिए, बढ़ाने के लिए जातिगत भावनाएं, झगड़ाएं, जितना भी मारपीट होती है, आंदोलन होते हैं, उसको ये लोग उकसाते हैं, मतलब भड़काते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। कुछ दल जो होता है वो कुछ जातियों का मदद भी करता है, उसका प्रतिनिधित्व भी करता है, उसके लिए अच्छा भी चाहता है। लेकिन कुछ कंजूस कंजर लोग होता है जो पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। आगे देखिए कैसे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार
हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है, हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है। एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने एक वोट एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। पहले होता क्या था कि एक वो व्यक्ति कितना भी वोट दे सकता था, ठीक है, लेकिन अब लगा दिया गया कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है। इसीलिए राजनीतिक पार्टी जो होती है वो समर्थन पाने के लिए गोलबंद मतलब घेरा बनाती है, लोगों को इकट्ठा करती है और करना पड़ता है। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हो जाती है और नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता है, और इन सब के बीच एक नया जाति व्यवस्था बना जिसको आज भी लोग छोटा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण, राजनीति में अगर जाति पर जोर दिया जाए तो उसके कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव, कई बार धारणा बना है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। हमेशा देखोगे तो चुनाव लगेगा जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। देश के किसी भी संसदीय हिस्से में देख लो तो कोई एक जाति बना का वोट लेकर कोई बहुमत हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ सकता है। यहाँ पर दिया गया है कि अगर अपने उम्मीदवारी को दिखाना है, चुनाव जीतना है, तो अपने समुदाय से लेकर दूसरे समुदाय के लोगों को भी भरोसा दिलाना पड़ता है, उनका भरोसा जीतना पड़ता है, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं, नहीं तो ठंठल गोपाल हो जाएगा। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। कोई एक पार्टी सभी समुदाय का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, मतलब कोई बोलेगा कि ना है पार्टी को वोट बैंक है यहाँ पे, तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। तो ये साफ हो जाता है कि कोई भी जाति हो एक ही पार्टी को वोट देता है। यहाँ पर है राजपूत, कुर्मी, गुर्जार, यादव, तेली। देखो इस सब में बट जाओगे ना तो जिंदगी खत्म हो जाएगी बाबूआ जी। तो जिंदगी को खत्म नहीं करना है तो जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जियो ना। कोई रोकता है क्या इसमें? कोई नहीं रोकेगा तुमको। अपना वोट डालना है, किसको डालना है पढ़ लिख कर डालो, समझ के डालो कि हमारे लिए अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। अरे बाप दादा जिसको वोट देते आए हम उसको वोट दें, सही थोड़े? काय वोट देंगे? खर्ची चलाता है, हमारा रोजी रोटी चलाता है। लेकिन आजकल को भाई ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैं वोट वाले पर देना नहीं चाहता लेकिन एक दे ही देता हूँ। बिहार से हूं तो बिहार के बारे में बता देता हूँ। 2016 का विधानसभा चुनाव था। तो विधानसभा चुनाव में मेरा उम्र उस समय 16 से 17 साल का था। तो उस समय महागठबंधन हुआ था कांग्रेस, राजद और जेडीयू का। बिहार में ललटेन, तीर और पंजा छाप का। तो बात यहाँ पर था कि हमको ललटेन का प्रचार करने के लिए, मेरे बड़े पापा हैं उन लोगों के साथ रहते थे, राजद के सपोर्टर थे, इसलिए हम लोगों को मिला था ललटेन का प्रचार करने के लिए। हमको बोला, हम प्रचार कर रहे थे तो प्रचार तो किए, लोग बोलते थे कि नहीं जीतेगा और हम उस समय से विश्वास करते हैं कि जो बोल देते हैं वो होता है। तो हम बोले कि यही पार्टी जीतेगी और सही में 2016 में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ही जीत गया। आगे की कहानी मैं बताता हूँ। कुछ लोग थे बूढ़े लोग, मैं उनसे पूछा कि आप अबकी का वोट किसको दोगे? तो हमारे तेजस्वी भैया यहाँ से लड़ते हैं, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वही थे, मतलब वही खड़ा होते थे, उन्हीं के दम पे सब राजद लोग वोट ले रहे थे। तो हमने पूछा आपकी वोट किसको देना है? तेजस्वी को? तो नहीं, तेजस्वी को काहे वोट देंगे, हम लालू यादव के बेटा को देंगे। लालू यादव के बेटा का ही नाम है तेजस्वी यादव।
तो हमने बोला कि इसको तेजस्वी को देना है, तो नहीं, तेजस्वी को काहे देंगे, हम लालू यादव के बेटा को देंगे। तो देखो, लोगों को इतना भी नहीं पता कि हम किसको वोट दे रहे हैं, वो किसका बेटा है, किसका बाप है, उसका बाप कौन है। तो वो लोग क्या देश को चलाएंगे भैया, वो लोग केवल अपना पेट पाल सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे देखो, अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जाता, अगर एक पार्टी का प्रभुत्व माना जाता रहा, तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर देखो, किसी भी क्षेत्र में वोट एक एक पार्टी को मिले, एक एक जाति को मिले, तो हमेशा से वो वही जीतते रहेगा। मधुबनी से एक मेरे को सांसद याद है, उनका नाम नहीं याद है, कुछ यादव ही उनका करके नाम है, के यादव कर के से नाम है उनका। वो जितना दिन से वहां पर सांसदीय चुनाव जीते, मतलब लड़े हैं, उतना समय से आज तक वो जवान हारबे नहीं किए वहां से। काहे नहीं हारे? काहे कि जवान बोलते ऐसे हैं, अपने समुदाय के लिए काम ऐसे करते हैं कि उनको हराना नामुमकिन होता है। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने, कुछ वोट देने वालों के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, उन्हीं के जाति के एक नहीं 2-3 उम्मीदवार होते हैं, तो वोट किसको दें? ये लोग बट जाता है। तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने जाति को सोचते हैं वोट देने के लिए, लेकिन उनके जाति का कोई खरा ही नहीं होता है, तो वोट किसको देंगे? इसलिए किसी के ना किसी को वोट देना पड़ता है। हमारा मन है वोट देने का, मन है देंगे, नहीं देने का मन है नहीं देंगे, काम खत्म। उसके नीचे देखिए, हमारे देश में सत्तारूढ़ी दल, मतलब सब सत्ता पर चिपक जाए हमेशा। 2004 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, कितना से? 2004 से। कितना बार वो दल बदल चुके हैं, एकदम डिस्को डांस हो गए हैं, इधर भागते हैं, इधर से मर्चा लगता है उधर भागते हैं, उधर से मर्चा लगता है इधर भागते हैं। तो ऐसा हुआ है, उनका तो नाम ही है पलटू चाचा। तो बात ये आ जाती है, ये लोग सत्तारूढ़ी दल हैं, ये लोग सत्तारूढ़ी नेता हैं, जिनका नाम मैंने लिया है। वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव होता है कि भैया वो जीत पाएंगे, लेकिन पसंद अगर एक नहीं हो तो जीतना तो नामुमकिन हो जाता है। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। कैसे? मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, जितना भी जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। जितना ज्यादा दल वो रखते हैं, किससे? यहाँ पर मतदाता अपने जातियों से जितने जुड़ाव रखते हैं, जितना भी जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं, जो उनके पार्टी का होता है, जो उनके जाति का होता है। एक जाति या समुदाय के भीतर अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। अमीर और गरीब लोग अपना अपना हित अलग अलग रखते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। 2016 में जब चुनाव हुआ था, मेरे गांव में विधायकी चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, तो 2016 में हमारे घर तक बिजली नहीं आया था। कब तक? 2016 तक बिजली नहीं आया था। हमारे घर से 10 किलोमीटर पार एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड था, तब भी हमारे गांव में बिजली नहीं आया था। जब इलेक्शन हो रहा था विधानसभा, तो हमारे गांव में प्रभुनाथ सिंह आए। हाँ, बहुत मतलब हम लोग का पारिवारिक रिश्ता भी है प्रभुनाथ सिंह जी से। इसके वजह से पहले था, अब तो थोड़ा नहीं बनता उतना। तो जब वो आए तो पूछे कि हमको वोट चाहिए यहाँ से, तो बड़े पापा हमारे थे, बात किए, तो बोले कि भैया देखिए, ऐसे मेरे बड़े पापा भैया ही उनको बोलते हैं, तो भैया देखिए, हमने से उनके गांव में लाइन भरे दिन से नहीं थे, बिजली वगैरह आवत देने नहीं है, ठीक बा, तो रउआ बिजली हमारा गांव में मंगवा दी, वोट रउआ। 2 दिन के बाद ट्रांसफार्मर मेरे द्वार पर आगे उतार दिया गया। 2 दिन के बाद, अगले महीना दिन के अंदर में मेरे गांव में पोल हल गया, सबके घर में वायरिंग हो गया, केबलिंग हो गया, पूरा सब चीज मेरे गांव का हर लोग अपने घर में वायरिंग करवा लिया। क्यों? बिजली आने वाला था। जिस दिन पहला बार बिजली मेरे गांव में आया था ना यार, जिस दिन पहला बार बिजली मेरे गांव में आई थी,
जब ट्रांसफार्मर चार्ज होकर जब जलना चालू हो गया तो एक 100 वाट का बल्ब जल रहा था। कितना? 2 बल्ब की एक बल्ब जल रहा था। शाम के समय 6:30 बजे के करीब में, चाहे 6 बजे के करीब में, मैंने देखा कि ट्रांसफार्मर के पास एक बल्ब जल रहा है। ऐसे देखा था बल्ब कैसे जलता है। जब देखे तो मैंने बोला, घर के लोगों को बोले, ए लाइट आ गया, बिजली जलने लगा। तो पहले मेरे परिवार के लोग आए पूरे में, उसके बाद से मेरे आस पड़ोस के लोग आए, मेरा गांव का लोग पूरा बिटरा गया। किस चीज के लिए? बिजली कैसा होता है उसको देखने के लिए, बल्ब कैसा जलता है तेज तार से उसको देखने के लिए। ऐसे बल्ब जलता था, लेकिन फिर भी वहां पर लोग इकट्ठा हो गए कि हमारे गांव में बिजली आया है। तो ऐसी स्थिति हुआ करती है भैया, आंखों देखी बात बता रहा हूं मैं, छुपा छुपी बात नहीं चलता है। एक जाति या समुदाय के भीतर अमीर गरीब तो सब जान गए हो। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब हो, अक्सर ये लोग होते हैं अलग अलग पार्टियों को ही वोट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक पक्का तरीके से है ही नहीं कि हमको किसको वोट देना है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। देखो यहाँ पर दिया क्या जा रहा है, सरकार के कामकाज पर ही नेताओं की लोकप्रियता कितनी होती है ये माना जाता है। अक्सर निर्णायक असर उसी को मिलता है जो इस क्षेत्र में काम करता है। जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगा उसको वहां से हराना नामुमकिन हो जाता है। समझ लो, समझ में आया? अगले भाग में पढ़ेंगे जाति के अंदर राजनीति। जाति के अंदर राजनीति। तब तक लेते हैं विदा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप कमेंट करके जरूर अपना सलाह चाहे आप फीडबैक देंगे। धन्यवाद।